हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोनल शर्मा चित्तौड़गढ़। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले पिछली वीडियोस पर आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और प्यार भरे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। पिछली कई वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप सभी लगातार DC3 सोल्ड असाइनमेंट PDF की रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप सभी की इसी एक्साइटमेंट को देखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ इग्नू DC3 की कंप्लीट सोल्ड असाइनमेंट PDF फॉर जनवरी एंड जुलाई सेशन 2026 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इग्नू DC3 सोल्ड असाइनमेंट 2026 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में आप सभी को DC3 असाइनमेंट के क्वेश्चंस के इजी, सिंपल एंड हैंड रिटन के आंसर्स मिलेंगे, ताकि आप अपना असाइनमेंट आसानी से तैयार कर सके और आपको अपने असाइनमेंट तैयार करने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोनल शर्मा चित्तौड़गढ़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि इग्नू से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है DC3 असाइनमेंट की सोल्ड PDF। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट करें। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो मैंने असाइनमेंट रेडी किया है ये बिल्कुल आपके 2026 ईयर के, यानी कि इसी साल का जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आया है उसी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। मैं आज आपका क्वेश्चन पेपर भी लेके आई हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको देख लीजिए। आपका कोर्स कोड है, ये रहा DC3 असाइनमेंट कोड, ये TMA3 2026 जनवरी 2026 सत्र के लिए है और ये आपको 30 सितंबर तक सबमिट कराना है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट करें। ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट भी इसमें दी हुई है और ये कितने नंबर का है ये भी यहाँ पे साइड में मेंशन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। फिर ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह से ये आपका ए भाग है। ठीक है, ए भाग में आपके 7 क्वेश्चन है, ये रहा 7वां क्वेश्चन। फिर आपके खंड बी है, खंड बी में आपको ये जो अभ्यास दिए गए हैं 1, 2, 9 एंड 10, इनमें से आपको कोई भी एक अभ्यास करना है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल बुक में से आपको करना है, लेकिन मैं ये जो अभ्यास दे रखा है इसको भी सॉल्व करके इसमें लिख के लाई हूँ। ठीक है, तो आप इसमें से देख के बना लेना, या फिर किसी के पास अगर बुक है तो वो अपनी बुक में से भी इसको रेडी कर सकता है, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत लग जाएगा, तो इससे अच्छा आप इससे देखकर ही बना लेना। फिर आगे भाग सी में भी इसी तरह से करना है। DC3 में दिए गए अभ्यास 6, 7 या 8 में से कोई भी एक अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं इनमें से कोई एक अभ्यास मैं आपके लिए सॉल्व करके लाई हूँ, तो आपको अगर ठीक लगे तो आप इसमें से कर लेना, नहीं तो आप आपकी जो प्रैक्टिकल मैनुअल बुक है उसमें से आप इस भाग बे और भाग से को कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सोल्व असाइनमेंट। ये भाग ए है। भाग ए के जो 7 क्वेश्चन है वो सबसे पहले मैंने कर रखे हैं, उसके बाद भाग खे और उसके बाद भाग घे। ठीक है, तो इस PDF में आपको पूरा असाइनमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है, के, खे और घे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का के पार्ट यहाँ पे कर रखा है, विशेष शिक्षा। इसका सबसे पहले मैंने परिचय लिखा है। ठीक है, ये रहा परिचय नेक्स्ट पेज पर। आप इसे देखकर अपना असाइनमेंट बना लीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, देख लीजिए आप यहाँ से। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फ्री स्टडी मटेरियल आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, ये परिचय है उसका, विशेष शिक्षा का। फिर विशेष शिक्षा की आवश्यकता, जो हेडिंग्स है वो मैंने अलग पेन से लिख रखी है, जिससे कि आपको इसे लिखने में और समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप इसे देखकर अपना असाइनमेंट रेडी कर लीजिए।
फिर ये विशेष शिक्षा का महत्व। इस असाइनमेंट का हर क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न से लिखा हुआ है। पहले परिचय, फिर उसका संदर्भ, फिर उसका कोई महत्व हो, विशेषता होगी, जो पूछा है बिल्कुल एज इट इज़। और वर्ड लिमिट्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो आप इसे देखकर अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। फिर ये निष्कर्ष चल रहा है, अभी ये निष्कर्ष आ गया है। फिर अब ये खे वाला फर्स्ट क्वेश्चन का ही चल रहा है, अभी खे पार्ट है। ठीक है, मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। इसमें भी सेम ऐसे ही पहले परिचय आएगा, फिर ये मोंटेसरी की जो बुनियादी अवधारणाएं थी वो आ गई है। आप पीडीएफ को स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा और फिर आप कमेंट में बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन नहीं कराया है, मैंने इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप पूरे ध्यान से पीडीएफ को बिना स्किप किए अच्छे से अपना असाइनमेंट तैयार करना। अब क्वेश्चन नंबर 2, समुदाय आधारित पुनर्वास के दृष्टिकोण के पीछे तर्क पर चर्चा करें। इसको 500 शब्दों में लिखना है और इसको आपके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है। इसका पहले परिचय, फिर इसके जो भी आगे आएंगे विशेषताएं हैं तो विशेषताएं, नहीं तो महत्व। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यानी कि CBR। आप इसको देखकर अच्छे से अपना असाइनमेंट रेडी कर लीजिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, सेकंड वाला कंप्लीट हो चुका है। मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताओं और विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपके जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है,
ये 600 शब्दों में लिखना है और इसको आपके 6 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय, इसमें बेसिकली जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं ना, मानसिक मंदता वाले, जिनके लिए अपनी गवर्नमेंट ने समावेशी शिक्षा चला रखी है, यूनिसेफ भी ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो ये उनके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। फिर ये जो मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन 4। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 3 सामाजिक दृष्टिकोणों का वर्णन करें जो विकलांगता के प्रति बच्चे के समायोजन के रास्ते में आते हैं। ठीक है, कि बच्चा, कोई विकलांग बच्चा है तो वो समाज में समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है, समाज के कौन से ऐसे कारण हैं जो उस बच्चे को समाज में समायोजन करने से रोकते हैं। यानी कि कोई अगर अंधा बच्चा है तो उसका मजाक उड़ाना इस तरह से, और इन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें इसमें बात करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में लिखना है और इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये रहा क्वेश्चन 4 का आंसर। पहले इसका परिचय, फिर इसके सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो फर्स्ट है भेदभाव या उपेक्षा का दृष्टिकोण, भेदभाव और उपेक्षा का दृष्टिकोण। सेकंड है दया एवं अत्यधिक संरक्षण का दृष्टिकोण। कई लोग विकलांग बच्चों के प्रति अत्यधिक दया दिखाते हैं या उन्हें हर कार्य में दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। यानी कि अगर वो बच्चा उस काम को करने में सक्षम है फिर भी कोई और उसका उसके जो पेरेंट्स होते हैं या कोई भी उसके एल्डर्स होते हैं वो उसकी हर काम में हेल्प करते हैं और उसको दूसरों पर डिपेंडेंट बना देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है अज्ञानता एवं गलत धारणाओं का दृष्टिकोण। फिर अब यहाँ पे जैसे कि अगर ये नेगेटिव दृष्टिकोण ना रखे और अगर समाज इसकी जगह पे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लग जाए विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, तो उसका उस विकलांग बच्चे पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण का महत्व बता रखा है। फिर इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्वेश्चन 5 यहाँ पे समाप्त होता है और अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन 4 यहाँ पे पूरा हो गया है और अब हमारा क्वेश्चन 5 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में है कि नीचे जो शर्तें लिखी गई है इनमें से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है सांकेतिक भाषा और सेकंड है उंगली की वर्तनी। और क्वेश्चन 5 का ही दूसरा पार्ट है किसी बच्चे पर विकलांगता का लेबल लगाने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें।
ठीक है, तो दोनों ही आपके 4-4 नंबर के हैं और कुल मिला के ये 5वां जो क्वेश्चन है ये आपके 8 नंबर का है। ये फर्स्ट सांकेतिक भाषा, इसका मैंने आंसर लिख रखा है आगे। ठीक है, ये रहा। फिर क्वेश्चन भाग में 2 पार्ट थे, ए और बी। तो ये ए में फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड, उंगली की वर्तनी। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, किसी बच्चे पर विकलांगता का लेबल लगाने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन 5 भी यहाँ पे पूरा होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में प्रभावी संचार के घटक और संचार सहायक, इन दोनों पर ही हमें 500 शब्दों में आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट करने हैं हमें। के और खे दोनों आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहे होंगे। दोनों को ही 500-500 शब्दों में लिखना है। तो पहले का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रभावी संचार के घटक और उसका आंसर। ठीक है, पहले ये परिचय लिखा है। अब ये खे वाला भाग क्वेश्चन 6 का ही, संचार सहायक। पहले उसका परिचय। संचार सहायक के प्रकार। फिर ये संचार सहायक का महत्व। क्वेश्चन 6 पूरा हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन 7। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ पर अब क्वेश्चन 7 लिखा हुआ रह गया। यहाँ से ये रहा क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 के भी 2 भाग है, ए और बी। तो ए में हमें संचार की जो महिला से महिला रणनीति होती है और उन सिद्धांतों की व्याख्या करनी है जिन पर ये आधारित है। अभी जब आप इसका आंसर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, इसको भी 500 शब्दों में लिखना है और इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जो दूसरा है, 2 संदेश बताने हैं जिसमें इस रणनीति के माध्यम से आप उन संदेशों को प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 6 नंबर का रहने वाला है। तो कुल मिला के जो 7वां क्वेश्चन है वो आपके 5 और 6 11 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर।
ये निष्कर्ष है उसका। फिर सातवें क्वेश्चन का बी वाला भाग, ठीक है। इसमें 2 संदेश लिखने हैं ना, जिनको आप इस महिला से महिला रणनीति द्वारा प्रसारित कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो पहला संदेश हो जाएगा गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर है अब बी वाले का, और ये पूरा भी 7th वाला क्वेश्चन ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए पार्ट के पूरा देख लिया है। ए पार्ट के जितने भी 7 क्वेश्चन थे सारों को देख लिया है, सभी के आंसर्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे पार्ट बी की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये तो इस असाइनमेंट से पहले जो फ्रंट पेज होता है वो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप इस तरह से डेकोरेटिव कोई पेपर लगाना चाहते हो तो इस तरह से ऐसा पेज बना के लगा सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है भाग ख। इसमें जो अभ्यास करने थे ना, उनमें से मैंने ये 9 नंबर का अभ्यास कर रखा है। अगर आपको कोई और अभ्यास करना हो तो आप अपने प्रैक्टिकल की मैनुअल बुक से रेडी कर सकते हो, नहीं तो आप इससे भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। भाग ख है ना। इसके बाद एक और पार्ट बचेगा भाग घ का। अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये बोल के बता देती हूँ। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के परिवार के लिए इंटरव्यू सूची, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, जो जो हमने किया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये जो बच्चों के नाम है ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने रिया लिखा हो तो आप प्रियांशी या फिर रितु, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देना, बाकी ठीक है, आप सेम ऐसे ही लिख सकते हो। ये प्रश्न 3 में ऐसे लिख रखा है, आप अपने बच्चे को आंगनवाड़ी क्यों भेजते हो, ठीक है। तो किसी ने आंसर दिया था कि आंगनवाड़ी में बच्चों को मुफ्त में खाना मिलता है। ये जो गे है ना, इसमें लिख रखा है क्या कार्यकर्ता ने, जो ये ब्लैक पेन से लिख रखा है वो बता रही हूँ मैं। क्या कार्यकर्ता ने बच्चे का जन्म वृत्त बनाया हुआ है, तो उन आंसर था कि हाँ, तो मैंने हाँ करा है। परिवार के स्वास्थ्य व्रत नहीं बनाए तो नहीं किया है, ठीक है। फिर बच्चे की पिछली बीमारी
के संबंधित ब्यौरे आपसे पूछे हैं, तो नहीं पूछे थे तो बोलना कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, क्या आपने टिटनस का टीका लगवाया है? तो आंसर था नहीं, अभी मुझे 7वां महीना नहीं लगा है। मतलब ये जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, उनको लगता है टिटनस टॉक्साइड का टीका। पहले लगता था टिटनस टॉक्साइड का, और अब लगता है टिटनस और डिप्थीरिया का, ठीक है। यानी कि पहले टीटी वाला लगता था, अब लगता है टीडी का टीका। तो ये जो प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसको लगता है, ठीक है। फिर इसकी ये रिपोर्ट है, आंगनवाड़ी का स्थान, यानी कि ये आंगनवाड़ी कहाँ की थी, तो फतेहनगर दिल्ली। ऐसे जहाँ के आप हो ना, वहाँ की आंगनवाड़ी का नाम लिखना है। यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन कट रही है, इसको मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या था। मीना को प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के बारे में नहीं पता, और नए ही सहायक नर्स या फिर मिडवाइफ जो आंगनवाड़ी होती है, कार्यकर्ता होती है, उसको पता है, ठीक है। फिर नीचे लिखा है का गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के, ये जो यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे ये जो ये पार्ट कटा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्भवती, ठीक है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बारे में।
अब आपका ख भाग पूरा हो गया है और यहाँ से आपका असाइनमेंट का जो घ भाग है, यानी 3 चरण होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 7 क्वेश्चन थे, हमने देख लिए। ख में जो प्रैक्टिकल काम करना था हमने देख लिया। ठीक है, अब ये घ है, इसमें भी प्रैक्टिकल वाला काम ही है। इसमें मैंने अभ्यास नंबर 7 किया है। ठीक है, आपको इसमें भी जो आपको सही लगे वो प्रेफर करना। मैंने इसमें 7वां अभ्यास किया है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल वाली बुक नहीं है तो आप इससे देखे लिख लेना। अगर बुक है तो आप उसमें से देख लेना, जो अभ्यास आपको ज़्यादा सूट करे वो आप लिख लेना। ये मैंने इसमें डायग्राम भी बना रखे हैं, तो आप भी चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, बना ही लेना, वैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये इस तरह से वेन डायग्राम बना रखा है, आप लोग भी इसी तरह से बना लेना। ठीक है, कीटाणु को फैलने से रोको, हाथ जरूर धोए। इस तरह का डायग्राम आप लोग भी बना लेना। ठीक है, फिर ये विश्लेषण है। ये थोड़ा ब्लर है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार मेरा संदेश खाने से पहले हाथ जरूर धोए सफलतापूर्वक सभी बच्चों के पास पहुँच गया, और अब मेरे छात्र यानी कि जो स्टूडेंट है वो हाथ धोने की महत्वता से परिचित है और वो सभी इसे मान भी रहे हैं। मैं सफलतापूर्वक उनके व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन ले आने में सफल हुई। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख लेना। तो ये आपका असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। DC3 का पूरा असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये असाइनमेंट अच्छा लगा हो और मेरी ये मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी इग्नू से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ और फ्री स्टडी मटेरियल आसानी से मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।